हाय, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से अवेयर होंगे कि हमारे नेबरिंग कंट्री में क्या चल रहा है, जैसे 10 आवर्स लंबे पावर कट्स या फिर रेफ्यूजीज़ का इंडिया के साइड मूव करना या फिर पेट्रोल जैसी ज़रूरत की चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि श्रीलंका का बैकग्राउंड, श्रीलंका का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, श्रीलंका में क्या गलत हुआ, श्रीलंका में करंट सिचुएशन कैसे आई, इंडिया इस समय क्या एक्शन ले रहा है, इंडिया इससे क्या सीख सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम श्रीलंका के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बेस्ड है। इसे सिलोन के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया का वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर्स है। श्रीलंका सार्क ग्रुप ऑफ नेशंस का फाउंडर मेंबर है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जीडीपी पर कैपिटा के मामले में ये देश सेकंड नंबर पे है। हालांकि हम में से बहुत सारे लोग श्रीलंका को क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन श्रीलंका एग्रीकल्चरल पावर हाउस है। श्रीलंका टी, रबर, कोकोनट, कॉफ़ी, शुगर एट्सेट्रा का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। श्रीलंका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर कंट्री है। अगर हम स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस देश का प्रोडक्ट सिलोन टी बहुत फेमस है। इसके अलावा श्रीलंका एक मेजर गारमेंट एक्सपोर्टर भी है। फाइनेंशियल ईयर 21 में टेक्सटाइल्स ने टोटल एक्सपोर्ट्स का 56% कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद टी का नंबर आता है जिसका एक्सपोर्ट्स में 7% मार्केट शेयर है। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से श्रीलंका की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कंट्रोल मेंटेन करने की बात आती है तो श्रीलंका इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि ये देश बहुत सारे दूसरे एरियाज जैसे कि साउथ एशिया, फार ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स के शिपिंग रूट्स के क्रॉस रोड्स पर सिचुएटेड है। इसलिए शिपिंग लाइंस और एयर फ्रेट सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश की सभी साइट्स पर मेजर पोर्ट्स हैं जो इस प्रकार हैं। ईस्ट में ट्रिनकोमली पोर्ट, वेस्ट में कोलंबो पोर्ट, साउथ ईस्ट में हैम्बेंटोटा पोर्ट और साउथ वेस्ट में गॉल पोर्ट। इसके अलावा इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी और मिलिट्री बेसिस के लिए भी श्रीलंका अपना अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। इंडिया की नेवल सिक्योरिटी और इंडियन ओशन पर कंट्रोल रखने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए श्रीलंका इंडिया और चाइना के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन चुका है। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि श्रीलंका में क्या गलत हुआ या फिर किस प्रकार ऐसी सिचुएशन आई। इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका की इकोनॉमी स्लो लेकिन स्टेडी रेट से ग्रो कर रही थी। इकोनॉमी में टी, रबर और कोकोनट के एक्सपोर्ट का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। साल 1970 की बात करें तो एक्सपोर्ट्स का 93% हिस्सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से आता था। इसलिए जब कमोडिटीज जैसे कि टी और रबर के प्राइसेस डाउन जाती थी तो इस देश को रिसेशन का सामना करना पड़ता था। वहीं जब इन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते थे तो इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आ जाता था। धीरे धीरे श्रीलंका ने एग्री प्रोडक्ट्स पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना स्टार्ट किया और 80s के डेकेड तक इकोनॉमी भी स्टेडी रेट से ग्रो कर रही थी। लेकिन जब द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी कि LTTE के अगेंस्ट देश में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये वॉर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तक चला। इसकी वजह से इस देश की इकोनॉमी और फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत सारे MNCs ने देश में अपने ऑपरेशंस क्लोज कर दिए और बिजनेस करने के लिए इस देश को अवॉइड करने लग गए। 2004 एशियन सुनामी की वजह से भी देश को बहुत ज़्यादा डैमेज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 30,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने घर खो दिए। फिर इसके बाद साल 2006 में सिविल वॉर ख़त्म हुआ और एक कंप्लीट नेशन के रूप में श्रीलंका ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। सिविल वॉर और सुनामी की वजह से देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए उस डैमेज को कवर करने के लिए देश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। जो गवर्नमेंट्स आई वो फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से डेट लेवल लगातार बढ़ता गया। इसी समय चाइना ने श्रीलंका में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग की।
और बाद में जब श्रीलंका इस लोन को रीपे नहीं कर पाया तो इकोनॉमिक कंट्रोल चाइना के हाथों में चला गया। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका ने हैम्बनटोटा पोर्ट के लिए चाइना से $1.2 बिलियन का लोन लिया था, लेकिन वो लोन को वापस रीपे नहीं कर पाए। इसकी वजह से चाइना ने 99 ईयर्स के लिए हैम्बनटोटा पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके अलावा श्रीलंकन आर्मी को डिफेंस प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए चाइना ने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से श्रीलंका ने सभी यूएन रेजोल्यूशंस में चाइना के फेवर में वोट किया। पिछले डेकेड में श्रीलंका की जीडीपी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और साल 2019 में इसका फॉरेन डेट इसकी जीडीपी के 88% के इक्वल था। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की बजाय पॉपुलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करती थी। इसके अलावा देश में करप्शन का लेवल भी बहुत बढ़ गया। हाल ही में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा कट कर दिए। इसकी वजह से गवर्नमेंट रेवेन्यू पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और फिस्कल पॉलिसीज के कारण बजट डेफिसिट्स भी बढ़कर साल 2022 में 15% हो गया, जबकि साल 2020 में ये नंबर सिर्फ 5% था। इसके अलावा पैंडेमिक का भी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और साल 2021 में देश का फॉरेन डेट इसकी जीडीपी के 101% के इक्वल हो गया। टूरिज्म का श्रीलंकन जीडीपी में 12.6% कंट्रीब्यूशन था, लेकिन पैंडेमिक के कारण इसके फॉरेक्स रिजर्व्स में भी भारी गिरावट देखी गई। इसके चलते बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। इसके साथ साथ जून 2021 में श्रीलंका ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो किसी सरप्राइज से कम नहीं था। श्रीलंका ने अपने देश को फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनाने के लिए सभी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया। ये बहुत गलत मूव था क्योंकि इसका एग्रीकल्चरल सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इस डिसीजन का रिजल्ट भी जल्द ही देखने को मिला और फार्मिंग आउटपुट में सितंबर तक 50% तक की गिरावट देखी गई। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज देखा गया और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। इन सभी रीजंस की वजह से श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व $2 बिलियन तक गिर गया। साल 2022 के लिए इसका डेट पेमेंट्स भी $4 बिलियन हो चुका है। इस प्रकार श्रीलंका एक ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी बन गया। ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी यानी जहां पर फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हों। फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन तब आती है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इसके रेवेन्यू से ज्यादा हो और करंट अकाउंट डेफिसिट के केस में एक कंट्री के इंपोर्ट्स की वैल्यू इसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाती है। श्रीलंका में एट प्रेजेंट फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों कंडीशंस हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करते हैं कि इन सभी रीजंस की वजह से श्रीलंका में करंट सिचुएशन कैसे आई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कवर करना श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो टैक्स और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए बिना इस चैलेंज को सॉल्व करना चाहते थे। इसलिए सेंट्रल बैंक ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने उनको ये एडवाइस भी दी थी कि उनको गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना चाहिए। इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट और टैक्स को बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा प्रिंट नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने इस वार्निंग को भी इग्नोर करते हुए पैसा प्रिंट करना कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। श्रीलंका को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कमी के कारण फूड शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम हो रहे थे और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए। इसके कारण श्रीलंका में इन्फ्लेशन 15% से भी ज़्यादा बढ़ गया और फरवरी 2022 में फूड इन्फ्लेशन 25% से भी ज़्यादा हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से सिटीजन्स को फ्यूल और पावर शॉर्टेज फेस करना पड़ा। इसके साथ साथ एसेंशियल गुड्स स्पेशली मेडिसिन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लोगों को अब 10 आवर्स तक के पावर कट्स का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पेट्रोल पंप्स पर भी फोर्स लगा दी गई है क्योंकि हज़ारों लोग फ्यूल की लाइन में लगे रहते हैं। पिछले 3 महीने में ही पेट्रोल के प्राइसेस 92% बढ़ गए और डीजल के प्राइसेस 76% बढ़ गए। अगर हम फूड प्राइसेस की बात करें तो ये अक्टूबर 2021 के बाद ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुके हैं। इन सभी रीजंस की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। इसलिए बहुत सारे लोग गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्सा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे हैं और प्रोटेस्ट इतना बढ़ चुका है कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और वेस्टर्न हिस्से में फुल कर्फ्यू भी डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें कैपिटल कोलंबो भी शामिल है। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया इस सिचुएशन में क्या कर रहा है। श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए RBI ने जनवरी में
$400 मिलियन का स्वैप अनाउंस किया है। इसके अलावा इंडिया ने फरवरी में एक अग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके अनुसार श्रीलंका के लिए फ्यूल बाय करने के लिए इंडिया $500 मिलियन क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ इंडिया और श्रीलंका ने एक $1 बिलियन क्रेडिट लाइन भी साइन की है, ताकि इसेंशियल गुड्स जैसे कि फूड और मेडिसिन को इंपोर्ट किया जा सके। लेकिन श्रीलंका की इस सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे पहले फॉरेन डेट को एक सस्टेनेबल लेवल पर मेंटेन करना चाहिए, फिर फिस्कल और इकोनॉमिक प्रूडेंस पर फोकस करना चाहिए। जब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हो तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। सूटेबल पॉलिसीज की हेल्प से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए और करेंसी लेवल को सस्टेनेबल लेवल पर रखना चाहिए। इसेंशियल आइटम्स जैसे कि फूड, मेडिसिन और फ्यूल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखने चाहिए। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि किस प्रकार श्रीलंका की गलत पॉलिसीज की वजह से श्रीलंका को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एज एन इन्वेस्टर आप इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.